आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है मिशन मौसम। मिशन मौसम भारत के जलवायु विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के ज्ञान को एक अलग स्तर पर ले जाने वाला है। अभी भारत में मौसम का पूर्वानुमान फोरकास्ट के आधार पर होता है। फोरकास्ट में ये होता है कि हम मौसम का अनुमान दीर्घावधि में लगाते हैं कि 5-6 दिन बाद किसी स्थान पर क्या घटना घटने वाली है, ज़्यादा बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। उससे हम शिफ्ट होने वाले हैं नाउ कास्ट की तरफ। नाउ कास्ट में होगा कि मौसम का अनुमान हम बिल्कुल लघु अवधि में लगा सकेंगे कि 5-6 घंटे में किसी स्थान पर क्या घटने वाला है। इस कारण से ये मिशन मौसम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी केरल की घटना को देखते हुए जो वायनाड में हुआ था लैंडस्लाइड की घटना, वो इसी कारण से ज़्यादा डेंजरस हो गई थी, क्योंकि हमारी मौसम की पूर्वानुमान की प्रणाली ज़्यादा सटीक नहीं थी। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक इस पर भी काम कर रहे हैं कि किस स्थान पर ज़्यादा बारिश होना चाहिए, किसी स्थान पर नहीं होना चाहिए, अर्थात क्लाउड सीडिंग के भी कार्य को मिशन मौसम में शामिल किया गया है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि एक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सुधार आने वाला है, क्योंकि अगर मौसम का पूर्वानुमान सही हो गया, सटीक हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली डिपेंड होता है किस पर, मानसून पर। और मानसून का अगर सटीक अनुमान है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों की अर्निंग बढ़ेगी, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी में बूम आएगा और कहीं ना कहीं उससे देश आगे की ओर बढ़ेगा। तो मिशन मौसम भारत सरकार में अभी 11 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में 2000 करोड़ के बजट के साथ में मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। और ऐसा अनुमान है कि 5-6 साल में इसके द्वारा कई सारे कार्यों को संपन्न कर लिया जाएगा। जैसे मौसम पूर्वानुमान का सटीक अनुमान लगाना पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा इसके द्वारा। ये सारी चीज़ें इसके द्वारा अचीव की जाएगी। इस लेक्चर में हम मिशन मौसम को तो समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ मौसम के पूर्वानुमान में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसके भी बेसिक साइंस को समझेंगे। जैसे रडार सिस्टम, जो आप बहुत बार सुनते होंगे और आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। देखिए, मिशन मौसम की बात करें तो मिशन मौसम 2000 करोड़ के बजट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो मिशन मौसम की जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी याद रखना ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर ये नोडल एजेंसी के तहत मिशन मौसम कार्य करेगा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 3 डिपार्टमेंट। कौन कौन से, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा कि मिशन मौसम भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित होगा, वह है अर्थ साइंस। किन एजेंसियों के द्वारा यह इंप्लीमेंट होगा, तो मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। क्लियर, यहां पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं भारतीय मौसम मिशन मौसम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका मौसम पूर्वानुमान में सटीकता, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके द्वारा क्या होगा कि मौसम पूर्वानुमान में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको अपग्रेड करा जाएगा। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया जाएगा। रडार सिस्टम जो लगे हुए हैं उनको भी उन्नत किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट को भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि मौसम पूर्वानुमान में सटीकता आएगी। अभी ये होता है ना कि मौसम विभाग जनरली क्या करता है, 3 दिन बाद कहीं भारी बारिश का रेड अलर्ट दे देता है और होता क्या है, एक बूंद पानी नहीं गिरता। ठीक है, तो ये इसके कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारे सेक्टर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम पूर्वानुमान प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो ये एक समस्या सुलझ जाएगी। इसके अलावा अगर मिशन मौसम में देखें तो दूसरा उद्देश्य है इसका क्या, फोकस पॉइंट क्या है, उन्नत मॉडलिंग। इसके लिए जो डेटा एनालिसिस होता है
उसके लिए डेटा एनालिसिस के लिए सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, मिशन मौसम जो है एक तरह से देखा जाए तो इसका एक पार्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत भी। आत्मनिर्भर भारत यानी कि इसके तहत जो मॉडल डेवलप किए जाएंगे, सुपर कंप्यूटर्स और एआई सिस्टम्स, वो सारे सिस्टम का निर्माण भारत में ही होगा। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखें तो तीसरा उद्देश्य आता है इसका बेहतर रडार और उपग्रह प्रौद्योगिकी। रडार सिस्टम में सुधार किया जाएगा, जितने रडार लगे हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट्स में भी इम्प्रूवमेंट लिया लाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है, मैं आपको पहले ही बताया था कि हम रडार को पहले डिटेल में समझते हैं। देखिए रडार एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रडार सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो उस सिद्धांत का नाम है डॉपलर प्रभाव। आपने सुना होगा डॉपलर प्रभाव, और डॉपलर प्रभाव का नाम रखा गया है, एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन डॉपलर, उनके नाम पर यह डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, अब डॉपलर प्रभाव होता क्या है, इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाके आप खड़े हुए प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन सायरन बजाते हुए आ रही है। जब वो ट्रेन सायरन बजाते हुए आपके पास आती है तो आपको उसकी आवाज़ क्या है, तेज़ सुनाई देती है। क्लियर? अब वो ट्रेन दूर जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको क्या कम होते जा रही है ना। एक एग्जांपल के तहत मान लेते हैं कि ये एक मैं बना देता हूँ, एक ट्रेन बन गई। ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ट्रेन की द्वारा जो साउंड वेव निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। ठीक है, वो जब पास में आती है आपको तो सुनाई देती है 510 हर्ट्ज की, दूर जाएगी तो आपको सुनाई देगी 490 हर्ट्ज की। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया। इसका मतलब यह है कि सोर्स, ये जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स। ये आप खड़े हैं जो साउंड सुन रहे हैं, ये आप हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, अब सोर्स के द्वारा तो एक कांस्टेंट साउंड वेव्स निकल रही है, लेकिन उसको सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में यह होता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्षिक गति होती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, दोनों में सापेक्षिक गति, ट्रेन आपकी तरफ बढ़ रही है फिर दूर जा रही है ना। तो जब ट्रेन श्रोता और स्रोत के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्षिक गति होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि सोर्स के द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में आपको चेंजेस, मूल आवृत्ति से चेंज आवृत्ति की तरंगें सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि मूल आवृत्ति क्या है इसकी 500, लेकिन आपको 510 की सुनाई दे रही है और 490 की सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यही है डॉपलर इफेक्ट। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो साउंड होता है, साउंड हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो साउंड है ना तरंग के रूप में संचालित। साउंड में जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है वो क्या किस रूप में जाता है, तरंग के रूप में, वेव के रूप में, इस तरह से। ठीक है, अब वेव में आप देखते हैं कि ये ऊपर का पॉइंट जो है उठा हुआ, इसको कहते हैं हम क्रेस्ट। नीचे का पॉइंट है उसे हम कहते हैं गर्थ या ट्रफ। ठीक है, अब दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ है ना, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि जब भी ये ट्रेन की साउंड आपके पास आ रही है, ठीक है, तो जब ये इसकी साउंड वेव आपके पास आती है तो आपके पास आने पर क्या होता है, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन साउंड जो आपको एक्चुअल जो उसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उससे आपको क्या सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो साउंड की पिच भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और पिच ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, साउंड आपको पतला सुनाई देता है। ठीक है, जनरली आप देखते हो ना कि मेल और फीमेल के साउंड का जो पिच होता है उसमें दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, यानी उनका पिच क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, उनका पिच कैसा होता है, लो होता है। ठीक है,
तो ये एक डिफरेंस होता है। और यहाँ पर मैंने आपको डॉपलर प्रभाव, तो डॉपलर प्रभाव को अगर सिंपल तरीके से आप रिवाइज करें तो ये बोल सकते हैं कि जब श्रोता और स्रोत के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता के द्वारा उत्सर्जित ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में मूल आवृत्ति से परिवर्तन महसूस होना ही क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने डॉपलर इफेक्ट समझा दिया, लेकिन अब इसका मौसम में क्या प्रभाव है। देखो ये आपको दिख रहा है रडार, ये रडार भी डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। अब डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि ये रडार क्या करता है, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को भेजते हैं। ठीक है, अब ये किसी भी बादल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, हवा से या किसी से भी टकराते हैं ये रेडियो वेव्स, और जब ये टकरा कर वापस लौटते हैं तो इनकी आवृत्ति में क्या होता है, चेंजेस आता है। अब चेंजेस आया है तो क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कौन सी चीज़ कितनी दूर है, पास है, इसका अनुमान इसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, रेडियो वेव के सिग्नल के आधार पे। ठीक है, कि जब वो भेजा आपने, वो टकरा के लौटा, तो वो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कितना पास है, और इस तरह से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्या मैंने आपको पढ़ाया है। रडार का देखें तो रडार रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए वस्तुओं का पता लगाने का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है। हमने देख लिया है कैसे होता है। एंटीना से ये क्या करता है, वायुमंडल में रेडियो तरंगे भेजता है, और फिर क्या होता है, ये तरंगे वायुमंडलीय कणों से टकराकर वापस लौटती है, और वापस लौटने के समय जो इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है उसकी गणना करके हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, अब रडार में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। एक होता है डॉपलर रडार, जिसके द्वारा वर्षा की तीव्रता, हवाओं की गति और हवा की दिशा का निर्धारण किया जाता है। आपने देखा होगा रडार, डॉपलर जो रडार होते हैं, है ना, एक तो मौसम पूर्वानुमान में यूज़ हो रहा है, इसके अलावा नेविगेशन में भी, है ना, नेवी जो आपके क्या कहते हैं, समुद्र में जहाज जाते हैं तो उसके नेविगेशन में भी यूज़ होता है। हवाई जहाज के में उसमें यूज़ होता है। हवाई जहाज में आप एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट पे आपको रडार दिखेगा, जिससे आपको क्या है कि वो विमान के लैंडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा इस एक और इफ़ेक्ट, इसका इफ़ेक्ट का यूज़ पुलिस वाले जो है, ट्रैफिक पुलिस वाले, है ना, ओवर स्पीडिंग को जांचने के लिए भी करते हैं कि कौन सी गाड़ी ओवर स्पीड में चल रही है, यानी ज़्यादा गति वाली गाड़ी चल रही है या कम गति में चल रही है, उसका अनुमान भी इसके द्वारा लगाते हैं ना। और इसी के आधार पर फिर पुलिस वाले चालान काटते हैं कि भैया आपकी गाड़ी तो ओवर स्पीडिंग कर रही है। तो ओवर स्पीडिंग का जो यंत्र होता है वो डॉपलर पे ही काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप नोट डाउन करते जाना कि कहाँ का यूज़ होता है। फिर इसके बाद में देखें तो एक होता है पल्स डॉपलर रडार। ये भी क्या करता है, जो हवा के बवंडर होते हैं और तेज़ हवाओं की गति का मापन करता है। पोलारीमेट्रिक रडार, ये क्या करता है, बारिश, बर्फ, ओले आदि के बीच में अंतर बताने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये हमने रडार का समझ लिया। अब आते हैं मिशन मौसम में। मिशन मौसम में हमने देखा कि एक तो सटीक पूर्वानुमान लगेगा, रडार को हम उन्नत करेंगे, सैटेलाइट को उन्नत करेंगे। इसके अलावा इसमें एआई का भी यूज़ किया जाएगा। आजकल वर्तमान में जिस तरह से एआई डेवलप हो रहा है उसमें मौसम विज्ञान में काफ़ी ये यूज़फुल रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही, चुनाव के पहले ही, भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बजट से भारत का एआई मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, और उस एआई के द्वारा अब भारत सरकार कई क्षेत्रों में, मिनिस्ट्री जो सरकार के द्वारा योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें भी आजकल एआई का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी एआई को मौसम पूर्वानुमान में यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि डेटा का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें इसमें फोकस एरिया है मिशन मौसम के। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होगा, तो इसके उद्देश्य देखें तो एक तो मौसम सलाह में सटीकता आएगी। नाउकास्ट तकनीक मैंने बताया, अभी देश किस पे चल रहा है, फोरकास्ट। ठीक है, अब फोरकास्ट से हम कहाँ जाएंगे, नाउकास्ट पे, ये याद रखना। ठीक है, जिससे हम क्या है, कम समय में ही सटीक मौसम का पूर्वानुमान लगा पाएंगे। क्लियर, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। मिशन मौसम क्या होगा, इसमें रडार को डेवलप किया जाएगा, स्वचालित मौसम स्टेशन
बनाए जाएंगे, उपग्रह प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, रडार इमेजिंग, स्वचालित मौसम स्टेशन नेटवर्क और उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकी। तो ये सारी चीज़ें मिशन मौसम में शामिल है और इस मिशन मौसम के द्वारा भारत जलवायु परिवर्तन, मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपना अनुसंधान को आगे के लेवल पे ले जाएगा। इससे भारत के ज्ञान में और सुधार होगा। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अन्य सारे क्षेत्रों को भी, इकोनॉमी के सारे अन्य सारे क्षेत्रों को भी अपने में शामिल करता है और एक तरह से ये भारत को विश्व गुरु स्थापित करने की दिशा में एक भारत सरकार का एक नया इनिशिएटिव है। आशा करते हैं मिशन मौसम सक्सेसफुल रहे और इसके द्वारा भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार आ पाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ और इसके नोट्स भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.